अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जो है वो SPSC मैथमेटिक्स और लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला डेमो लेक्चर है। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी। बाकी डिटेल्स वगैरह मैंने ग्रुप में डिस्कस कर दी थी सारी की सारी। तो आई होप अब कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो रिंग थ्योरी वैसे तो बहुत लोग पढ़ के आए होंगे। इससे पहले आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, लीनियर अलजेब्रा में आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, रिंग भी पहले आपने पढ़ा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि हम एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ जो है ना वो एमसीक्यूज डिस्कस करके बताती जाऊंगी। उसके अलावा अपने हैंड नोट्स भी आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँ। तो जैसा कि आपको पता है, वैसे रिंग से पहले ग्रुप पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने रिंग इसलिए स्टार्ट किया कि रिंग थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी काफी सारी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप एमसीक्यूज जो है वो विद इन सेकंड में सॉल्व कर लो। तो रिंग असल में आपके पास क्या होता है, रिंग आपके पास एक ऐसा नॉन एम्पटी सेट होता है। सबसे अहम कंडीशन ये है कि ये नॉन एम्पटी होता है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्या रिंग का सेट जो है वो एम्पटी हो सकता है कि नहीं। तो रिंग का सेट जो है वो हमेशा नॉन एम्पटी होता है। और इसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। और ये जो पेयर बनता है इसे आप कहते हो कि ये रिंग बनाता है। याद रखिएगा, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने ग्रुप को कहा था कि जी आपके पास ग्रुप है जब उसके ऊपर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दें, जिसे आप स्टैटिक से डिफाइन कर रहे थे। तो ग्रुप थ्योरी में और रिंग थ्योरी में फर्क ये है कि ग्रुप में आप एट ए टाइम एक सेट के ऊपर एक ही बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, लेकिन रिंग में आप एट ए टाइम दो बाइनरी ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस है ग्रुप थ्योरी में और रिंग थ्योरी में। असल में हुआ ये था कि स्टार्टिंग में रिसर्चर्स ने जब ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम एक सेट के ऊपर जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो तब क्या होगा अगर हम एट अ टाइम दो ऑपरेशन को जो है वो यूज करें। तो उस टाइम पे जो है वो रिंग की जो है वो इन्वेंशन हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने अब रिंग स्टार्ट की। तो रिंग असल में होता क्या है, रिंग आपके पास एक ऐसा नॉन एम्पटी सेट होता है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस अब आपने याद करनी है। सबसे पहली कंडीशन रिंग की क्या होती है कि वो जो आपने एक सेट लिया है नॉन एम्पटी, अंडर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप हो। अब अबिलियन का आपको पता है क्या कहते हैं, अबिलियन को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप एफएससी में पढ़ के आए होंगे, बल्कि मैट्रिक में भी है ये चीजें। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आपके पास एक ऐसा सेट होता है जो कि चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। और अबिलियन का मतलब ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना अबिलियन कहलाता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली बात है, मेरे ख्याल से इसमें इतना बताने वाला नहीं है कि कॉलोनियल लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, या इनवर्स क्या चीज़ है। इसको वैसे ही हम मजीद डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, इसके बाद मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करवाऊंगी तब। लेकिन अगर आप हल्का फुल्का देखना चाहें तो कॉलोनियल में ये होता है कि अगर आप किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, जैसे ए स्टेरिक बी मैंने अप्लाई किया है, और जो भी इन इसको अप्लाई करने से आंसर आएगा वो मेरे सेट आर के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम कहते हैं कि वो क्लोजर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। आइडेंटिटी है, सेट के अंदर आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, और अंडर एडिशन आइडेंटिटी जीरो होता है और मल्टीप्लीकेशन वन होता है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ लगा हुआ है, ये भी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रिंग की अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, यानी कि वो पांच की पांच कंडीशंस, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, अंडर एडिशन वो इन पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा अंडर मल्टीप्लीकेशन अगर देखें तो अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि दो लाज को होल्ड करता है। कौन कौन से दो लाज हैं इसके, एक क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव। तो जब ये दो ला होल्ड करें तो इन दो लाज के होल्ड करने को हम कहते हैं कि ग्रुप जो है वो आपका सेमी ग्रुप है। अब देखें, यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी इनवर्स वाली कंडीशन नहीं है। और देखें ये दो कंडीशंस नहीं है, तो अब आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर सेट ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास इनवर्स मौजूद नहीं होता, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अब आपके पास जो है वो आपका जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो जाएगा, और आपको काफी सारे जो है वो सेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि रिंग बनाते हैं।
और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी भी चेक नहीं किया जाता, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। असल में बात यह है कि जब कोई ग्रुप अबिलियन को भी होल्ड कर लेता है, सेमी ग्रुप वाली सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लेता है, तो जाहिर बात है वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हम एट अ टाइम ऐड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वो इन प्रॉपर्टी को तो लाजमी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे जो मेन प्रॉपर्टीज है वो ये दो आप चेक करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आपने सबके अंदर सिर्फ ये दो बातें ही चेक कर लेनी है, और उसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही डायरेक्ट ही चेक करेंगे। बल्कि ये नहीं है कि ले लेके बैठे रहेंगे कि इसको करना कैसे है आप, हम इसको जो है शॉर्ट वे से करेंगे। तो अगेन रिवाइज कर ले, रिंग क्या होता है। रिंग आपके पास एक ऐसा सेट होता है जो कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले कौन सी है, रिंग अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो सेमी ग्रुप बनाना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब है क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो उस चीज के अंदर ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाता है। तो अब आपने अपने माइंड में सोचना है कि वो कौन कौन से सेट्स होंगे, वो कौन कौन सी ऐसे आपके पास चीजें हैं जो क्या करता है, रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमेशा याद रखिएगा वो वाले सारे सेट्स जो रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर जेड, यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये आपके पास रिंग बनाते हैं। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे ऐड कर लें, इधर आप ऐड करें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये इवन नंबर्स भी आप कह सकते हो। तो ये आपके पास पांच जो है ये सेट्स हैं, ये आपके पास ऑलवेज रिंग बनाएंगे। एमसीक्यूज कैसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म अ रिंग, फिर ए में दे देगा जेड क्यू आर सी, या वो दे सकता है कि बताएं ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस पे जो है वो टिक लगा दोगे। ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग, तो नॉट में याद रखिएगा आपके पास एक तो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स के अलावा नेचुरल नंबर्स हैं, और उसके अलावा होल नंबर्स हैं। तो ये आपके पास तीन वो वाले सेट्स हैं जो कि रिंग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, देखिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इरेशनल नंबर्स के ऊपर, तो देखिए मैं सपोज करती हूँ कि मैंने जो है ना वो दो इरेशनल नंबर्स ले लिए, एक अंडर रूट टू ले लिया, दूसरा भी मैंने अंडर रूट टू ले लिया। जब इन दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, टू आ गया। ठीक है, मतलब जब आपने क्लोजर लॉ अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने देखिए अंडर रूट टू लिया और दूसरी तरफ से आपने यहाँ पे सिंपल अंडर एडिशन की बात करी। मैं ना सर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी लगा के देख रही हूँ अभिन्न ग्रुप की, सबसे पहली कौन सी, क्लोजर लॉ। सबसे फर्स्ट पे आप अंडर एडिशन क्लोजर लॉ ही चेक करते हो ना, बाकी प्रॉपर्टीज तो बाद की बात है, सबसे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर आप दो जो आप लो अंडर रूट टू, यानी आप ये दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करो, तो आंसर जब दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बताएं क्या जीरो अब बिलोंग करता है इरेशनल नंबर्स में से, नहीं बिलोंग करता। जीरो आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो जब आपने पहली प्रॉपर्टी ही अप्लाई की क्लोजर लॉ की, वो भी अंडर एडिशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो वही प्रॉपर्टी ही इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि जो इरेशनल नंबर है वो आपके पास कभी भी रिंग नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, इसको ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता। उसके अलावा नेचुरल नंबर्स की जब को देख लें, होल नंबर्स को देख लें, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं, अंडर एडिशन जीरो नहीं है अंदर, क्योंकि उसने क्या अंडर एडिशन अबीलियन होना चाहिए, तो यानी अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी है वो जीरो होती है, तो यहाँ पे वो भी नहीं है। सिमिलरली होल नंबर्स की बात कर लें अगर आप, तो होल नंबर्स में आपको अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेटिव सॉरी अंडर एडिशन जो है वो इनवर्स होना चाहिए। तो जैसे वन का इनवर्स माइनस वन है, टू का माइनस टू है, जो कि डब्ल्यू यानी होल नंबर्स के अंदर नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि ये जो सेट आप ले रहे हो ये आपके पास रिंग नहीं बना है। तो अब वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग, तो वो जेड दे सकता है, क्यू दे देगा, आर दे देगा, एक ऑप्शन में जो है वो आपको नेचुरल नंबर दे देगा, तो आप नेचुरल नंबर पे लगाओगे, आपको पता है कि ये जो है रिंग नहीं बनाता। ठीक है, तो ये इसकी जो है मेन मेन और फेमस एग्जांपल्स हैं रिंग बनाने की और ना बनाने की। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रिंग इन द वर्ल्ड, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो जीरो की होती है। जीरो लिखा जाता है एक सेट के अंदर और ऐसे करली ब्रैकेट लगा दी जाती है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट आपके पास रिंग है वो है नल रिंग, इसे नल रिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिंग इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो जेड एन, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूल एन। जेड एन जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये भी रिंग बनाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये जो सेट आपने लिया ना इवन वाले, इसके अंदर जेड एन को भी इंक्लूड कर लें यहाँ पे।
उसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर ली है। और रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, इसको तो हम भूल गए हैं, जिसको जेड आयोटा ऐसे यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लिखी जाती है ऐसे करके, बड़ी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये भी आपके पास रिंग बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, मैं उसको डिफाइन करके बता देती हूँ कि जो है सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स क्या होते हैं। एक होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी, और दूसरा होता है सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। दोनों तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है, आपको खुद भी पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी से जो है वो हम डिनोट करते हैं। और ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? आर से बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर में से बिलोंग करते हैं। लेकिन सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में ए और बी सेट ऑफ इंटीजर्स यानी जेड से बिलोंग करते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ए बी आर से बिलोंग करता है, लेकिन गॉसियन इंटीजर्स में ए बी जेड में से बिलोंग करता है। और इसे कहते हैं सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, इसलिए यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, यानी एलिमेंट आप कहाँ से ले रहे हो? इंटीजर्स में से ले रहे हो। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके पास रिंग बनाते हैं। तो अब कौन कौन से सेट्स है जो रिंग नहीं बनाते? इरेशनल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये आपके पास रिंग नहीं बनाते। उसके अलावा जितने भी सेट आपने डिफाइन कर दिए हैं वो सारे के सारे आपके पास रिंग बनाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपके पास सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये हमेशा सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये आपको पता होना चाहिए इस बात के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये तो रियल नंबर्स हैं, तो जाहिर बात है सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स का। इस वजह से सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर जो है वो भी क्या होता है? सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। एक बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रही। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। अच्छा, मैंने क्या डिफाइन करी थी? मैं सेट ऑफ आपको इंटीजर्स बता रही थी। गॉसियन इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान मैंने आपको जो है वो डिफरेंस बताया। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था कि रिंग क्या चीज होती है। रिंग जो है अगेन रिवाइज कर लेते हैं। रिंग आपके पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो जो आप एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हो वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है। और उसके अलावा अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप बनाता है। सेमी ग्रुप में कौन कौन से लॉज होल्ड होते हैं? कुलैयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन थी रिंग की। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल देखी थी। एग्जांपल में आपने ये कहा था कि इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ये आपके पास रिंग नहीं बनाते। उसके अलावा जितने भी सेट्स हैं जैसे इंटीजर्स हो गया, रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, स्मॉलेस्ट रिंग यानी नल रिंग जिसे कहते हैं, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये सब के सब आपके पास रिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यूनिटी एंड यूनिट के बारे में। इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे और इन दोनों के रिलेशनशिप को भी देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। अब याद रखिएगा, एक मैं वर्ड लिख रही हूँ यूनिटी का। ठीक है, यूनिटी लिख रही हूँ मैं, यूनिट नहीं लिख रही। तो यूनिटी में और यूनिट लिखने में जो है वो बहुत फर्क है। तो यूनिटी क्या होता है? यूनिटी के अंदर ऐसा होता है कि आप रिंग के अंदर से एक एलिमेंट लेते हो। ए फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिंग के अंदर से एक एलिमेंट ए पिक कर लिया, उसको मैंने ई से मल्टीप्लाई करना है। चाहे मैं राइट साइड से करूं चाहे मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं। जैसे आपने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी, सिमिलरली अगर आप ई को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से, तो ए वही ओरिजिनल एलिमेंट वापस आ जाए। तो तब आप कहते हो कि ये जो ई है ये यूनिटी का काम कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, अगेन रिवाइज कर देती हूँ। होता यह है कि ई आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप रिंग के एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करो, और वही वाला एलिमेंट अगेन ओरिजिनल वापस आ जाए। तो आप कहते हो कि जो ई है वो आपके पास यूनिटी का काम कर रहा है। तो इसे सिंपल कहते हैं कि यूनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड 6। तो आपको पता है इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, अप टू सोन कहाँ तक एलिमेंट्स आ जाएंगे? 5 तक आ जाएंगे। ठीक है, Z6 का तो आपको आइडिया होगा। इसका कोई सबसेट पिक कर लेते हैं हम। एच H1 मैंने इसका एक सबसेट ले लिया अपनी मर्जी का। अब इसके अंदर से ये सारी बात है, हमने एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैं ले रही हूँ, 0 ले लिया मैंने, 2 ले लिया और 4 ले लिया, इसके अंदर से पिक कर रही हूँ।
ठीक है, ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं। तो अब आपने माइंड में सोचना है कि आप ये जो H1 है इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो वो कौन सा नंबर है जिसको आप इन सारे एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। आपने ये चीज सोचनी है। तो इसमें जो है वो 4 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं चाहे 0 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर जो है मेरा 4 ही वापस आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 4 है। ये अंडर मॉड 6 है, ये भी याद रखिएगा, अंडर मॉड्यूल 6 है। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 4 जो है वही वाला एलिमेंट वापस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपके पास 4 है वो क्या चीज है? यूनिटी का एलिमेंट है। ये आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे देखिए 4 0 0 आ गया, ठीक है। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया 0 वापस आ गया। 4 2 8 है, तो जब 4 2 8 है 8 आ जाएगा ना। 8 को जब आप 6 के ऊपर डिवाइड करोगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो देखिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 ही वापिस आ गए हैं। 4 4 16। फिर जब आप इसको 6 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 वापिस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 को H1 के जिस भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर में वही जो रिंग का एलिमेंट है वही वापिस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो 4 है वो यूनिटी का काम कर रहा है। और सबसे अहम बात, जो यूनिटी का एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ठीक है। ठीक है, अब समझ आ गया आपको यूनिटी आप कैसे निकालते हो। आपने करना ये होता है कि एक एलिमेंट को पकड़ना है, उसको सेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे वही वाला एलिमेंट वापस आ जाए, तो उसका मतलब वो जो न्यू एलिमेंट आपने पिक किया था, जैसे यहाँ पे 4 था, तो वो क्या काम कर रहा है? वापस यूनिटी का काम कर रहा है। और सबसे अहम बात, जो यूनिटी होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है। ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है कि यूनिटी क्या होता है। एक यूनिट होता है और एक यूनिटी होता है। यूनिटी जो है वो यूनिक होता है, लेकिन जो यूनिट है वो यूनिक नहीं होता। अच्छा अच्छा, वो मैं यूनिट बाद में बताती हूँ, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए सबके दरम्यान में। तो फिलहाल आप जस्ट यूनिटी के कंसेप्ट को याद रखें कि यूनिटी कैसे निकालते हैं। अब आपने यूनिटी निकाल दिया, और अब एमसीक्यूज बताती हूँ कि आपसे कैसे पूछा जाएगा। अब देखें, आपके रिंग के कौन से एलिमेंट थे? ये थे ना, Z Q R C और E। तो ये जो Z Q R C है, ये वाले नंबर्स है, इसका जो यूनिटी होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको आप सेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट वापस आ जाए। तो 1 के अलावा कोई भी सेट ये कंडीशन होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब वो जो 1 है ये आपके पास क्या है? यूनिटी है। ठीक है। और ऑलवेज इसका यूनिटी यही रहेगा, और यूनिटी का एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज अ यूनिटी 1। एमसीक्यूज में आ जाएगा आर, आ जाएगा, वो कोई और सेट बाद में उठा के आपको चेंज करके दे देगा। तो आपको पता है कि R C Q और Z, इसका जो यूनिटी का एलिमेंट है वो हमेशा 1 है। सिर्फ इन चारों का है। अब इवन नंबर जो है इसका यूनिटी का एलिमेंट कौन सा है? अब देखें, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0 2 4 6, 2 के मल्टीपल्स, इसमें 1 नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको सेट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही जो एलिमेंट्स जिससे मल्टीप्लाई करो वो वापस आ जाए। तो ये कंडीशन इवन नंबर्स का सेट होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के अंदर यूनिटी नहीं है। तो सिंपल इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे कि ई इज विदाउट यूनिटी, इट हैज नो यूनिट्स, बिकॉज 1 इज नॉट इंक्लूड इन द सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो 1 की वजह से जो है ई आपके पास यूनिटी नहीं बनाता, और इसे हम कहेंगे कि जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है वो विदाउट यूनिटी है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप कंसेप्ट देख लें यूनिट का, कि यूनिट क्या चीज होती है। अक्सर आपने कहा होगा कि 1 यूनिट एलिमेंट है, कहीं आपने पढ़ा होगा कि 1 को अक्सर ना यूनिट भी कहा जाता है। तो उसमें ये होता है 1 के अंदर कि असल में ना, जो सिंपल आप ना दो एलिमेंट्स पिक करते हो। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जब भी आप यूनिट की डेफिनेशन करोगे आप रिंग लोगे। रिंग ऐसी लोगे जो खुद सबसे पहले इटसेल्फ यूनिटी हो। ये नहीं, आपने वो सेट नहीं लेना जो कि यूनिटी की कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा। तो आपने रिंग ऐसा सेट लेना है जो ऑटोमेटिकली यानी पहले से ही यूनिटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा हो। जैसे जेड ले सकते हैं आप, क्यू ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, इनमें से कोई सेट ले सकते हैं। ये ZN और ZI भी होता है, लेकिन ये अंदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, मॉड्यूल की कंडीशन पे, कि जैसे प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन ये जो आपके पास फर्स्ट 4 है इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
इनका यूनिटी वन होता है ऑलरेडी। तो अब आपने ऐसा सेट पिक करना है जो कि ऑटोमेटिकली या पहले से ही जो है वो यूनिटी हो, तो ZQR से आप ले सकते हैं। ठीक है। अब इस रिंग के अंदर से आप कोई से भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आ जाए। तो वो जिस एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वो बी है अगर, तो वो आपके पास बी जो है वो क्या करेगा, वो यूनिट कहलाएगा उस सेट का। और यूनिट, जो यूनिट है ना, वो कभी भी यूनिक नहीं होता। यूनिटी यूनिक था, जो यूनिट है वो यूनिक नहीं होता। तो बस ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखें, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वन किसी में भी नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये जो H1 था उसमें यूनिट का काम नहीं कर रहा था। आपने सिंपल बस दो एलिमेंट्स पिक करने हैं, मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर वन आ रहा है तो आप कहोगे हाँ जी वो यूनिट है, और अगर वन नहीं आ रहा तो आप कहोगे कि दिस इज नॉट अ यूनिट एलिमेंट। बस सिंपल सी बात याद रखनी है। और यूनिट को अक्सर बुक्स में इन्वर्टिबल भी लिखा जाता है, इन्वर्टिबल। अब थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक देख लें यूनिट निकालने की, क्योंकि यूनिट MCQs में बहुत बार आया है। तो याद रखिएगा कि जो ZN का सेट है, ZN क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूल n, इसका जो यूनिट होता है वो कितने होता है, फाइव ऑफ n। इसे कहते हैं आयरन फाइव फंक्शन। इसको भी मैं डिटेल से बताऊंगी ग्रुप थ्योरी के अंदर, बट बहरहाल आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, या काफी बच्चों को इसका पता भी होगा कि आयरन फाइव फंक्शन क्या होता है। तो हाँ, जो ZN के अंदर यूनिट्स हैं वो फाइव ऑफ n होते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स Z के अंदर सिर्फ दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है वन और दूसरा होता है माइनस। तो Z के अंदर सिर्फ दो यूनिट है, और ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये पास्ट ईयर में काफी बार आया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के कितने यूनिट्स होते हैं, तो दो होते हैं। और सेट ऑफ गाउसियन इंटीजर्स के चार यूनिट्स होते हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। तो जो Z ऑफ आयोटा है, Z ऑफ I है, सेट ऑफ गाउसियन इंटीजर्स ये वाला, इसके कितने यूनिट्स हैं, चार यूनिट्स हैं। ठीक है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है यूनिट का और यूनिटी का ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा चले जाते हैं कम्यूटेटिव रिंग के ऊपर। एक और बात भी याद रखिएगा यहाँ पे, कि एवरी यूनिट इज अ यूनिटी, बट अ यूनिटी नीड नॉट बी अ यूनिट। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है कि हर यूनिट यूनिटी होता है, लेकिन जो यूनिटी है वो मे और मे नॉट बी यूनिटी, इसके कंडीशन लाजमी जो है वो होल्ड नहीं करता, मे और मे नॉट का केस है। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। तो अब हम चले जाते हैं कम्यूटेटिव रिंग के ऊपर। अब कम्यूटेटिव रिंग से आपको कंडीशन आ रही होगी, ये कम्यूटेटिव ला वाली। जैसे देखिए यहाँ पे लिखी हुई है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ऐसा ला जिसमें ए बी बी ए के बराबर हो जाए तो आप कहते हो कि वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है। तो सबसे पहली शर्त ये है कम्यूटेटिव रिंग की, कि एक तो वो रिंग की कंडीशन को होल्ड सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे R Q आपने ले लिया, यहाँ पे Z C लिया था, तो इन चारों में से जैसे आप कोई नंबर पिक कर सकते हो, कोई भी सेट ले सकते हो। पहली आपकी शर्त जो है वो ये होनी चाहिए कि वो रिंग होना चाहिए। ठीक है। दूसरी उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, दूसरी ये कि उसमें यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए उसके अंदर। सबसे पहले कि वो बिलियन हो, सेकंड कंडीशन के वो यूनिटी हो। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर जाएं तो आपके पास जो रिंग बनता है उसे आप कहते हो कि वो कम्यूटेटिव रिंग है, अबिलियन वाली और दूसरी यूनिटी वाली। तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हो कि वो आपके पास कम्यूटेटिव रिंग बना रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे आप ले लो ZQR, ये रिंग भी है, अभी आपने देखा था इसमें यूनिटी भी मौजूद है, और अबिलियन लॉ को तो ये वैसे ही होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब ZQR आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, और यूनिटी इसमें क्या है, वन है। ठीक है। जैसे अब सेट ऑफ इवन नंबर्स को देख लें, इसमें यूनिटी नहीं है, तो जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, ये कम्यूटेटिव रिंग तो है बट विदाउट यूनिटी, इसमें कोई यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें वन मौजूद नहीं है। लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, बट इसमें यूनिटी मौजूद नहीं है, इसलिए आप कहोगे दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है, इस चीज का आपने कंसेप्ट को देखा। अब एक यहाँ पे MCQs बन सकता है, कि MCQs ऐसे बनेगा कि यूनिटी और कम्यूटेटिव के दरमियान में। अब ऐसा कोई सेट बताएं, ऐसे पूछा जा सकता है कि आप एक ऐसे रिंग लो जिसमें यूनिटी तो हो लेकिन वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड ना करे। ठीक है, पहले आपने कहा था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यूनिटी नहीं था, उसके एग्जांपल में आपने क्या ले लिया था, सेट ऑफ इवन नंबर्स ले ली थी। अब मैं उलट पूछ रही हूँ कि यूनिटी तो हो लेकिन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करे। अब मैं रिवर्स पूछ रही हूँ, तो आपसे कोई पूछ ले बताओ वो कौन सा सेट है, तो आपने कहना है कि आपके पास मैट्रिसेस का सेट है ABCD। ठीक है, जिसमें ABCD आपके पास रियल नंबर्स में से बिलोंग कर, या कम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं या रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो यूनिटी है वो मौजूद है 1001, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। आपको पता है मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते।
तो ये ऐसा सेट है जिसमें यूनिटी तो है 1001, लेकिन उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। सो दिस इज अ रिंग विद यूनिटी विदाउट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको रिवर्स केस के बारे में भी बता दिया। अब कोई आपसे ये पूछ सकता है, ऐसा बताओ, सेट बताओ जो कि जिसमें यूनिटी भी ना हो और कम्यूटेटिव भी ना हो, दोनों कंडीशंस ही ना हो, तो वो कौन सा सेट है? तो उसमें आप ले सकते हो AB00, ये सेट ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है, और ए बी में भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, कम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, रैशनल भी ले सकते हैं। तो ये ऐसा सेट है जिसमें ना ही जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता है इसके अंदर, और यूनिटी भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो आप देखें, आपने हर लिहाज से यूनिटी और कम्यूटेटिव की कंडीशन को देख लिया, दोनों एक में थी दूसरे में नहीं थी, और एक बार दोनों में ही नहीं थी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था कि इसका कम्यूटेटिव रिंग। अब मैं आपसे ऐसे पूछ सकती हूँ कि मुझे ये बताएं, आपको मैं सेट दे रही हूँ 0 का और 1 का, बताएं ये रिंग है कि नहीं है? तो ये रिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि देखें, रिंग की कंडीशन ये है कि सेट के एलिमेंट्स जो है वो कलर लॉ को होल्ड करने चाहिए। तो 1 को 1 में ऐड करूँ 2 आ जाएगा, और जो 2 है वो तो इस सेट के अंदर बिलोंग करता ही नहीं है, दो सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिंग नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैं तो रिस्ट्रिक्शन दे दूं मॉड 2 की, मतलब 2 पे डिवाइड कर, अब दो आंसर आ रहा था, 1 को 1 पे ऐड किया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 1 2, रिमाइंडर आ गया 0। और 0 तो सेट के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास रिंग बनाए। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि मॉड जो है वो आपके क्वेश्चन पे कैसे असर डालता है। मोड का होना और ना होना आपके लिए बहुत जो है वो मायने रखता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा एमसीक्यूज हो तो आपने ये देख लेना है कि मॉड की कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा आप देखें, अभी आपने देखा था कि सेट ऑफ जो इरेशनल नंबर्स हैं आपके पास, ये आपके पास जो है वो रिंग नहीं बना रहे थे। तो क्या इरेशनल नंबर्स पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो क्या वो रिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता, ये आपने बात सोचनी है। तो अब देखें, एमसीक्यूज में अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिंग, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाए, उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन आ जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स ले लिए जाए। तो क्या पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स आपके पास रिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते? अब ये सोचे माइंड में। अब आपको खुद ही याद होगा पीछे क्या मसला कर रहा था, माइनस इशू क्रिएट कर रहा था। अब मैं माइनस मैंने लिया ही नहीं है, मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए, मैंने उस माइनस को रिमूव कर दिया। अब सोचें कि क्या वो रिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हाँ जी, ये जो सेट है वो आपके पास उस टाइम पे जो क्लियर ला वाली बात है उसको होल्ड जो है उसको तो कर जाएगा अंडर एडिशन, क्योंकि देखें इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 2 √2 आएगा। 2 √2 तो पॉजिटिव नंबर्स में मौजूद है, लेकिन अगर हम कर दें √2 जब मल्टीप्लाई करें तब तो 2 आ जाएगा, और 2 तो सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो तब अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो ये ला होल्ड नहीं करेगा। उस टाइम पे अंडर एडिशन वाली तो होल्ड कर जाएगी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाली जो है वो होल्ड नहीं करेगी। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें सेट ऑफ इसके बारे में, गाशियन इंटीजर्स के बारे में, जेड एन आयोटा, यहाँ पे एन भी लिखा जाता है अक्सर बुक्स में, तो एन भी आप लिख सकते हो। एन का मतलब है कि आप डिवाइड करो, एक खास स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हो। तो ये याद रखिएगा कि जेड एन जो सेट ऑफ गाशियन इंटीजर्स हैं, इसमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, और ए भी आपके पास कहाँ से बिलोंग कर रहा था? जेड से बिलोंग कर रहा था। इसका ऑर्डर निकालने का मेथड ये होता है एन स्केयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Z3 आयोटा, इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो इसका ऑर्डर जो है वो एन स्केयर होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 3 का स्केयर कितना होगा? 9 हो जाए। तो इसका मतलब इसके जो सेट है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हो जाए। अब मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ये मुझे बताएं कि रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के दरमियान में क्या कोई और सेट आ सकता है कि नहीं आ सकता इनके सेंटर में? यस, इसके दरमियान में कोई स्पेस है ही नहीं कि मैं कोई और सेट ऐड कर सकूं। ऑप्शन में आपको काफी सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ऑप्शंस में देख लें, अब फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है, ए में एक ऐसा